चलो साहब, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिसका जैसा हो वैसा एडजस्ट कर लेना। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जा रहा होगा। चलो साहब, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आज का मेरा टारगेट ये है, क्योंकि संडे है और संडे वैसे भी थोड़ा सा भारी हो जाता है पढ़ने के लिए, मैंने टारगेट ये रखा कि आज इस चैप्टर को सर हम बिल्कुल यहां से याद करके ही जाएंगे। करना क्या है वो आप समझ गए होंगे। सर कंट्रीब्यूशन चाहिए 101%। अपन एक एक चीज पढ़ेंगे और उसके बाद वाई मेकिंग ऑफ रिवीजन्स हम उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। चलें सर शुरुआत करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ चैप्टर है। अगर वेटेज देखें तो फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मिलाकर एग्जामिनेशन में वेटेज रखता है 6 मार्क्स का। 6 नंबर का टोटल वेटेज है। तो अगर आधा आधा भी करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 से 4 नंबर की कहानी आपके लिए आज लेकर आएगा। चलेगा? बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन हम है तो क्या गम है। तो आज इस चैप्टर की जो समाधि है वो यही निकलेगी। चलेगा? चलो साहब, सबसे पहले तो कहानी आती है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग की बात आती है। तो चलो सर शुरुआत करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस between resident of a country and rest of the world carried out in a specific period of time। छोड़ देते हैं सर सारी कहानी, छोड़ देते हैं सारी कहानी। क्या बोला सर हमने कि सर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं किसके बीच में? रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। सर वी ऑल आर लिविंग इन अ कंट्री जिसका नाम है इंडिया। इंडिया को छोड़कर जितने भी बाहर के लोग हैं, बाहर की कंट्रीज हैं, वो हमारे लिए क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि सर एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और अब ऐसा तो है नहीं कि ट्रेड जो है वो केवल इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड है। सर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो सर जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, उन सारे ट्रांजैक्शंस का जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जनरली balance of payment is showing the country's inflow and outflow of foreign currency या foreign exchange। आप सोचकर देखो सर, हमें मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं ये जानने की बड़ा जरूरत है कि हमारी कंट्री वर्ल्ड के कंपेयर में कहां स्टैंड करती है, हमारी पोजीशन क्या है। और वो जानने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? जितने भी इकोनॉमिक मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं किसके बीच में? इंडिया के बीच में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, उन सारे ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वो जो रिकॉर्ड बनकर तैयार होगा, जो स्टेटमेंट बनकर तैयार होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। वापस चालू करते सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। तो सेकंड आना चाहिए सर किस चीज का? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है। अगर कोई गोरी मैम साहब मुझे विशेष भेज दें कि सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक, सर ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन इसकी वो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है ना, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोले तो जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है, तो उन सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो किसके बीच हुए हो? रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जनरली जो बीओपी बनाया जाता है बेटा, वो 1 ईयर फॉर अ फिस्कल ईयर ही बनाया जाता है। एक फिस्कल ईयर में वो सारे इकोनॉमिक जो हुए हों रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, उन सारे ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है वो कहलाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। बोलो चलता क्या? पक्का? अब सर जैसा आपका टिपिकल अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना, वो डबल एंट्री वाला, डेबिट क्रेडिट, इनफ्लो आउटफ्लो, रिसीट पेमेंट, वैसे ही बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सेम कॉन्सेप्ट पर चलता है। इसमें भी वो डुअल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जितने भी इनफ्लोज होंगे, से फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोर्ट किया गुड्स का या सर्विसेज का,
तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, मतलब हमें फॉरेन करेंसी क्या होगी, रिसीव होगी, तो उसको हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से, पॉजिटिव साइन से, और वो हो गया क्रेडिट। जबकि अगर आप कोई चीज खरीदते हो, दैट मींस इफ यू आर इंपोर्टिंग एनी गुड्स और सर्विसेज, मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, एंड पेमेंट के केस में क्या होगा, आउटफ्लो, तो उसको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से, और वो हो जाएगा डेबिट आइटम। बोलो चलेगा। अब क्योंकि सर कहीं ना कहीं ये अकाउंट है एक, तो उन्होंने बीओपी को क्लासिफाई किया बेटा दो पार्ट में, एक होता है बेटा करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। सर सिंपली मींस जितने भी ट्रांजैक्शंस बीओपी में एंटर किए जाएंगे, उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस कैसे होंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे, और कुछ कहलाएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में तीन ही चीजें आती हैं। सर पहला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर दूसरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एंड तीसरा आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिनको ट्रांसफर फॉर फ्री भी बोला जाता है। वापस क्या बोला मैंने, सर बीओपी को स्प्लिट करेंगे आप कितने पार्ट में, दो, कौन कौन से में, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। सर करंट अकाउंट में कितनी चीजें आएंगी, तीन, पहला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, तीसरा यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, ट्रांसफर फॉर फ्री, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। अरे चलता क्या, आओ साहब पढ़ लेते हैं। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज करंट ट्रांसफर्स। आ जाते सर, अब मैंने पहला बोला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आप समझते हो गुड्स बेटा टेंजिबल होते हैं, विजिबल होते हैं, जब ये आपकी बॉर्डर को, बाउंड्री को क्रॉस करेंगे आप इनको देख सकते हो, इसलिए उनको बोलते हैं विजिबल ट्रेड या विजिबल आइटम्स। चलेगा क्या। लेकिन सर जब सर्विसेज हो रही, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, तो मैं तो यहां इंदौर में खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, लेकिन हो सकता है मेरे लेक्चर कोई बाहर का, किसी अदर कंट्री का बच्चा भी देख रहा है, तो क्या मेरी सर्विसेज बॉर्डर जब क्रॉस कर रही हैं तो क्या उनको देखा जा सकता है, आंसर इज नो। उसको बोलते हैं इनविजिबल आइटम या इनविजिबल ट्रेड। अरे बोलो चलता क्या। तो पहला होगा इंपोर्ट ऑफ और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। गुड्स को क्या बोला, विजिबल ट्रेड, सर्विसेज को क्या बोला, इनविजिबल ट्रेड। तीसरा क्या बच रहा है सर, ये देखो करंट ट्रांसफर या ट्रांसफर फॉर फ्री, दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी। कभी कभी होता है ना, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को कोई गिफ्ट दे दिया, कोई डोनेशन दे दिया, तो ये वन साइडेड ट्रांसफर है। अगर वो हमको गिफ्ट दे रहे तो हम रिटर्न में उनको गिफ्ट देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर उन्होंने कुछ डोनेशन किया, हमने कोई डोनेशन किया, तो क्या जरूरी है वो भी करेंगे, आंसर इज नो। दीज आर कॉल्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर या ट्रांसफर फॉर फ्री। ट्रांसफर फॉर फ्री ऑलवेज करंट अकाउंट में आएंगे, और करंट में भी कहां पर आएंगे, इनविजिबल आइटम के अंदर, मतलब वो सर्विसेज के अंदर काउंट किए जाएंगे। बोलो चलेगा। वापस सर क्या क्या पढ़ा, बीओपी क्या था सर, क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था, इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो किसके बीच में हुए हो, रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। सर इसको स्प्लिट किस में किया, दो में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट में कितने, तीन, पहला सर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको क्या बोला, विजिबल ट्रेड। दूसरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। बोलो चलता क्या। तो आपका करंट अकाउंट हो गया है सर खत्म। अरे चलता क्या, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, ध्यान से करिएगा तो ही काम बनेगा। अब आ जाते हैं सर कैपिटल अकाउंट के अंदर। सर सबसे पहली बात, कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे जिसमें फिजिकल मूवमेंट गुड्स का नहीं होगा। अगर सर कोई भी गुड्स का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है तो वो तो कहां चला जाएगा, विजिबल ट्रेड में, वो तो चला जाएगा विजिबल ट्रेड। एक सीबीएसई बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछती है कि सर फॉर एग्जांपल किसी ने इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया मशीन का, तो बताओ ये कहां पर रिकॉर्ड होगा। तो क्योंकि हम अकाउंट्स का जो झुंझुना है वो ज्यादा बजाते हैं, तो बच्चा लिखेगा मशीन इज अ कैपिटल असेट्स, और वो बोलेगा किसको कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा, आंसर इज नो। सर यहां अगर सब चीजें सेम ही होती तो वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट अलग से थोड़ी बनाते, कुछ तो यहां पर अलग, अपन नहीं बोलते मेरी वाली अलग है, हाँ तो कुछ तो इसलिए अलग होगा ना यार भाई, अरे हाँ ना, हाँ
मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। तो मेरी वाली अलग है। तो वैसे बेटा मेरा वाला जो सब्जेक्ट है वो अलग है। चलता क्या, चलता क्या, आओ साहब देखते हैं। तो हमने क्या बोला, कैपिटल अकाउंट में सर केवल ओनरशिप चेंज हो रही है, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैंने सर कोई घर कोई प्रॉपर्टी फॉरेन में परचेज कर ली, तो घर उठा के इंडिया ले आऊंगा मैं? अरे क्या घर उठाकर इंडिया में ले आऊंगा? आंसर इज नो। वो तो ज्यों कहते हो, बस वहां जिसकी अभी ओनरशिप थी अब ओनरशिप क्या हो गई है, चेंज हो गई है। देखो क्या लिखा है सर, कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज अ चेंज इन ओनरशिप ऑफ असेट्स। सर केवल असेट्स की ओनरशिप जहां चेंज होती है वो सारे ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर। सर क्या लिखा है, नॉट इन्वॉल्व, जो अभी अपन बोल रहे थे, द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ दी। सर यहां पर कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होने वाला है। सर अगर हुआ तो राजा वो चला जाएगा करंट अकाउंट के अंदर, और क्योंकि मूवमेंट हो रहा है आप उसको देख सकते हो तो वो चला जाएगा विजिबल ट्रेड के। अरे हां या ना, चलता क्या, चलो सर और आगे पढ़ो। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन डू नॉट रिलेट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, जो अभी मैं बोल रहा था। सर अगर आप प्लांट एंड मशीनरी या किसी ऐसी असेट्स का या ऐसे गुड्स का ट्रांजैक्शन करते हो जिसका फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा, वो ऑलवेज किसका पार्ट बनेगा, करंट अकाउंट का, वो भी विजिबल ट्रेड का। आओ साहब आगे आ जाते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है रिलेटिंग टू मशीन्स। जो मैंने अभी बोला कि बोलेंगे कि देयर इज अ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ मशीन, तो आप बताओ ये कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मेजॉरिटी को क्या आप अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन के हिसाब से सोचते हो और आप लिख देते हो कि ये कैपिटल असेट्स है इसलिए कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन सर मैंने बोला मेरी वाली अलग है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसका आंसर होगा करंट अकाउंट। मूविंग अहेड सर, मूविंग अहेड। आइए सर, मेजॉरिटी में कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से मेजर आइटम आते हैं? तो पहला तो आता है सर बोरोइंग और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट। अब समझिए सर, बोरोइंग कैन बी ऑफ टू टाइप। बोरोइंग के भी बेटा दो तरीके हैं या दो टाइप होते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और दूसरा होता है एक्सटर्नल असिस्टेंस। मैं वापस बोलता हूं मैं क्या बता रहा हूं सर, मैंने बोला कैपिटल अकाउंट में मेजॉरिटी में कौन से आइटम आते हैं, तो आप बोलोगे सर एक तो आता है बोरोइंग और एक आता है इन्वेस्टमेंट। बोरोइंग कैन बी ऑफ two type, one is external commercial borrowing and second one is external assistance। सर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मालिक ध्यान रखो, अगर आपने बोरोइंग करी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जो अभी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आपको भी उसी रेट पर बोरोइंग मिली है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आपको पता है अभी पाकिस्तान की स्थिति बड़ी खराब चल रही है और उन्होंने आईएमएफ के लिए अप्लाई किया था कि भाई साहब हमें आप फंडिंग कर दो, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आईएमएफ ने मना कर दिया है। से फॉर एग्जांपल वो इंडिया के पास आए और बोले कि हमको मालिक कुछ तो पैसे दे दो, अब चल नहीं पा रही हमारी कंट्री। तो हमने बोला कि यार दे तो देंगे, लेकिन देखो यार तुम्हारी कंडीशन खराब है वो ठीक है, लेकिन हम उसी रेट पर आपको लोन देंगे जो रेट अभी मार्केट में प्रिवेल है, से फॉर 10%। तो क्या हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई कंसेशन दिया? नहीं, तो इसको वो बोलेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सेकंड व्यू, वो आए हमारे पास कि यार मोदी जी देख लो यार सर चल नहीं पा रहा। हमने बोला चलो यार बेटा है तू हमारा, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है चल, मार्केट में रेट कितना है 10%, तुम्हारी हालत वैसी खराब है 10% दे नहीं पाओगे, एक काम करो ना तेरा ना मेरा 6% ले ले। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या कर दिया है, कंसेशन दे दिया है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। दोनों में यही मेजर डिफरेंस है, बोलो चलेगा। तो कैपिटल अकाउंट का पहला पार्ट क्या बना, बोरोइंग, उसके दो टाइप। दूसरा क्या बनता है, इन्वेस्टमेंट। और राजा यहां पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सर जब इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो इन्वेस्टमेंट में दो आते हैं। एक तो आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक आता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अरे हाँ ना
सर इन दोनों में क्या अंतर आप समझें। अगर कोई बाहर का नॉन रेसिडेंट पर्सन इंडियन कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, मैंने क्या बोला, अगर कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन इंडियन कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे तो उसको बोलते हैं FII। अरे चलता क्या। लेकिन सर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में आकर ही कोई एंटरप्राइज कोई बिजनेस चालू कर दे, वॉलमार्ट, उसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आओ एक बार समझ लेते हैं सर। FII refers to the investment made by non-resident in share and bond of the domestic company. FDI relate to ownership of enterprises by non-resident in domestic economy like Walmart in India। मतलब सर बाहर वाले जो नॉन रेसिडेंट हैं उनका इंडिया में पैसा लगाने का दो ही तरीका है, या तो वो हमारी किसी डोमेस्टिक कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद ले, से फॉर एग्जांपल रिलायंस के 10% शेयर खरीदे तो उनकी रिलायंस में ओनरशिप कितनी हो गई, 10% की। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा उन्होंने बोला नहीं यार हम एक काम करते हैं, उन्होंने अपनी कोई ब्रांच इंडिया में पूरी सेटअप कर दी, एस्टेब्लिश कर दी, तो वो तो उनकी ओनरशिप है, उनकी ही एंटरप्राइज है। ये भी एक तरीका है सर ओनरशिप लाने का। तो सर अगर वो शेयर और सिक्योरिटी के थ्रू आए तो उसको बोलते हैं FII, और अगर डायरेक्ट एंटरप्राइज के थ्रू आए लाइक वॉलमार्ट तो उसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलेगा। सो कैपिटल अकाउंट में दो ही मेजर पार्ट आते हैं, वन इज बोरोइंग एंड सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट। बोलो चलेगा, पक्का। आगे आ जाते हैं साहब, अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम में। तो सर अब आप थोड़ा सा ऐसा इमेजिनरी एक इमेज क्रिएट करें दिमाग में। जब आप अकाउंटेंसी करते हैं, जब अकाउंटिंग आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो एक होता है ना डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट में होता है ना कभी कभी बैलेंसेस आ जाते हैं ना, या तो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है या तो क्रेडिट साइड ज्यादा आता है ना सा, फिर आप उसके बैलेंस को या तो कैरी फॉरवर्ड करते हो या कहीं उसको एडजस्ट करते हो। वैसे ही बेटा बीओपी भी क्योंकि टिपिकल अकाउंटिंग फॉर्मेट को चलता है या उसको फॉलो करता है, वही डेबिट क्रेडिट वाला यहां भी सिस्टम है। तो सर आप अगर समझ पा रहे हो तो जब मैंने बीओपी में कुछ ट्रांजैक्शन करेंट में डाल दिए, कुछ ट्रांजैक्शन कैपिटल में डाल दिए, तो ऐसा हो सकता है कि सर वहां पर बीओपी क्या आ जाए, या तो सरप्लस आ जाए, या तो डेफिसिट आ जाए, या तो बैलेंस आ जाए। सर बैलेंस आने का मतलब क्या है, करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, सेम है। अरे समझते क्या बात को। लेकिन सरप्लस क्या होगा सर, जब मेरा इनफ्लो ज्यादा हो जाए आउटफ्लो कम हो, मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया होगा ज्यादा, इंपोर्ट किया होगा कम। ये तो बढ़िया सिचुएशन है, इसको बोलते हैं सरप्लस बीओपी। अरे चलता क्या। लेकिन सर उल्टा हो जाए, इंपोर्ट करा ज्यादा, एक्सपोर्ट कर पाए कम, उसको बोलते हैं डेफिसिट बीओपी। जब दोनों बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं बैलेंस या इक्विलिब्रियम। सर अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से एग्जाम में ये चीज बेटा आनी चाहिए, 1 मार्क में आ जाती है। ये जो मैंने रेड में बेटा आपके लिए लिख रखा है, इस बात को आप ध्यान रख लो। सर बीओपी इक्विलिब्रियम पर कब जाता है, जब सर करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इक्वल टू क्या हो जाए। अब जो आप बोल रहे थे बात वही है बेटा, आपका करंट अकाउंट भी 10,000 का है, कैपिटल भी तो इनका डिफरेंस है क्या कुछ, उनमें कितना डिफरेंस है सर, 0 का। यहां भी 10,000 है, यहां भी 10,000, तो इनका बैलेंस कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस क्या है, 0 है। वही मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो 1 मार्क में आपको ये बात याद रखनी है बेटा, इसको बिल्कुल ना भूलें। क्या लिखा है एक बार वापस देख लें, बीओपी इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस बोल रहे हैं, वो बैलेंस समझते हो ना, डेबिट क्रेडिट में बैलेंस बचता ना, वो बैलेंस बोल रहे हैं कि जब इनका बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर देखोगे तो वो क्या आना चाहिए, 0। तो उसी सिचुएशन में तो क्या होता है, बीओपी क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर होता है। आगे आ जाते हैं सर, बीओपी इज इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस व्हेन एनी नेगेटिव बैलेंस इन दी करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में कल को कोई नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो उस नेगेटिव बैलेंस को अगर तुम काउंटर बैलेंस कर पाओ, किससे, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट से सर मैंने जब करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन पूरे नोट किए, पूरे वहां पर डाले, तो सर हुआ क्या कि मेरा उसका आउटफ्लो ज्यादा आ रहा था और इनफ्लो आ रहा था कम। तो करंट अकाउंट का बैलेंस क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपने आउटफ्लो किया ज्यादा और इनफ्लो किया कम। चलेगा। लेकिन जब मैंने कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन नोट डाउन किए तो सर इसमें उल्टा हो रहा था, आउटफ्लो आ रहा था कम और इनफ्लो आ रहा था ज्यादा। अब आप मुझे बताओ, करंट अकाउंट में माइनस है और कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव है, प्लस है,
जब मैं इस कैपिटल के प्लस से, पॉजिटिव से, इस करंट के नेगेटिव को क्या कर दूं, काउंटर बैलेंस कर दूं, तो उस कहानी में क्या पहुंच जाओगे आप, बीओपी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। बोलो चलेगा? अरे चलेगा, अरे चलेगा। आओ साहब आगे आ जाते हैं। डिसइक्विलिब्रियम तो आप समझते हो, मैंने आपको पहले ही बताया। सर जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस जीरो हो तो इक्विलिब्रियम, और जीरो ना हो तो डिसइक्विलिब्रियम। और डिसइक्विलिब्रियम में तीन ही बन सकती सर। पहला तो बीओपी इन सरप्लस। सर बीओपी सरप्लस में कब होगा, जब इनफ्लो होगा ज्यादा, आउटफ्लो होगा कम। डेफिसिट में क्या होगा सर, इसका उल्टा, आउटफ्लो होगा ज्यादा, इनफ्लो होगा कम, तो इसको बोलते हैं आप डेफिसिट बीओपी। और अब आ गया बेटा वो क्वेश्चन जहां पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। वन इज कॉल्ड ऑटोनॉमस एंड दूसरा इज कॉल्ड एकोमोडेटिंग आइटम्स। मैं इसको और आपको सिंपल कर दूं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सम ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एंड सम आर कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अब इसको आराम से इत्मीनान से समझते हैं। आप समझिए सर, आप बीओपी बनाते हो साल भर के लिए, फिजिकल ईयर के लिए। सर इस साल में मैंने बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं बिटवीन रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, चलेगा? मैंने उनमें से कुछ कहां लिख दिए होंगे, करंट में, कुछ लिख दिए होंगे। अब समझना मेरी बात सर, वो ट्रांजैक्शन जो आप साल भर कर रहे हो और जिन ट्रांजैक्शन को करने का पर्पस है प्रॉफिट को अर्न करना। मैंने इंपोर्ट इसलिए किया, मैंने एक्सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे सर कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक बेनिफिट दिख रहा था, मुझे उन ट्रांजैक्शंस के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना था। तो जिन ट्रांजैक्शन का पर्पस प्रॉफिट कमाना हो, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट लेना हो, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन कहलाते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस या ऑटोनॉमस आइटम। बोलो बात समझ में आती है? बोलो बात समझ में आती है? सर मैंने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, गुड्स का, सर्विसेज का, मेरा पर्पस क्या है सर, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए या कोई प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन किस में जाएंगे, ऑटोनॉमस आइटम्स में या ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। और अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो सर अगर आपका बीओपी सरप्लस में है, बीओपी डेफिसिट में है, या इन शॉर्ट बोलें बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है, तो उसके पीछे केवल और केवल कौन कारण होगा, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। सर आपका बीओपी अगर कल को सरप्लस में जा रहा है तो आपने मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए सर इनफ्लो करा ज्यादा, एक्सपोर्ट करा ज्यादा और इंपोर्ट करा, तो आपका बीओपी क्या है, सरप्लस में, मतलब डिसइक्विलिब्रियम में है। तो कल को अगर क्वेश्चन आए कि सर बीओपी डिसइक्विलिब्रियम के पीछे कौन से आइटम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आंसर इज ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। क्योंकि सर अगर कल को मूवमेंट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, तो वो बेटा ऑटोनॉमस में ही होता है, एकोमोडेटिंग में कुछ भी नहीं होता है। एकोमोडेटिंग इज जस्ट लाइक अ एडजस्टिंग एंट्री, जो आप अकाउंटेंसी में कभी भी पास करते हो ना, एडजस्ट करने के लिए बस। तो सर आओ एक बार समझ लेते हैं, ऑटोनॉमस आइटम रिफर्स टू सच बीओपी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन विद अ व्यू टू मेकिंग, इट इज ड्यू टू दीज ट्रांजैक्शन दैट देयर इज अ बीओपी डेफिसिट, और जो मैंने अभी आपको बताया। Accommodating item क्या होते हैं सर, refers to such transaction which are undertaken by central bank of a country, मतलब RBI, with a view to correcting BOP imbalance and restoring BOP। तो मतलब सर जब सारे ट्रांजैक्शन हो गए और उससे BOP या तो सरप्लस में आ गया या डेफिसिट में आ गया, तो अब आरबीआई क्या करेगी, इस बीओपी को बैलेंस करने के लिए एक क्या करेगी, ट्रांजैक्शन इंटर करेगी, बुकिश एंट्री टाइप, जो बोलते हैं ना बुक में एंट्री केवल पास करी है, मतलब इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट गुड्स और सर्विसेज का कुछ भी नहीं होने वाला। ये ट्रांजैक्शन केवल और केवल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा बीओपी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। आपने एक फॉरेन एक्सचेंज जब पढ़ोगे, या आपने गवर्नमेंट बजट में भी पढ़ा होगा, या आपने सेंट्रल बैंक जब चैप्टर पढ़ा था बैंकिंग में, उसमें सेंट्रल बैंक के कुछ तो फंक्शंस थे, उसमें पढ़ा होगा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सर आप क्या करोगे, अगर सरप्लस है तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा, अगर डेफिसिट है तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो अल्टीमेटली जो सरप्लस और डेफिसिट आ रहा है उसको आप एडजस्ट किससे करते हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, और वही एंट्री पास करना ही कहलाता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, एंड बाय मेकिंग दैट एंट्री योर बीओपी विल कम इन अ इक्विलिब्रियम स्टेट या बैलेंस स्टेट। क्या लिखा है सर,
इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट accommodating item do not cause, जो अभी बोला, any movement of goods and services across the। सर क्या accommodating transaction में या accommodating item में कोई फिजिकल मूवमेंट हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का? आंसर इज नो। These relate only to the movement of official reserve, जिसको अपन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोल रहे थे, with a view to correcting BOP। ये केवल और केवल किस में असर डाल रहा है? आपके ऑफिशियल रिजर्व में, जिसकी हेल्प से आप क्या करने वाले हो? आपके बीओपी को कर दोगे बैलेंस। Often the accommodating item are not reflected as an element of BOP। सर अभी जब हम एलिमेंट पढ़ रहे थे बीओपी का, वहां पर कहीं accommodating item बोला था? आंसर इज नो। accommodating item कभी भी बीओपी का पार्ट नहीं होते हैं, वो तो केवल हमने एक बैलेंसिंग या एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, इसलिए ये सारे बीओपी में तो आएंगे नहीं, तो उसके वो नीचे लिखे जाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? बिलो दी आइटम, बिलो दी लाइन जो आप बोलते हो। देखो लिखा होगा ना, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बिलो दी लाइन आइटम। ये क्योंकि बीओपी का कभी भी पार्ट नहीं होते हैं। while autonomous items are called above the line item। अच्छा, जो चीजें बीओपी का हिस्सा है वो बीओपी में लिखी जाएंगी, तो वो लाइन के ऊपर है मतलब, तो उनको बोलते हैं above the line। जो बीओपी का हिस्सा है ही नहीं, तो उनको बोलते हैं below the line item। Thus when BOP deficit surplus is estimated, it is with reference to only the autonomous item or autonomous transaction of BOP। सर क्या आपको बात समझ में आ रही कि ऑटोनोमस क्या होते हैं और एकोमोडेटिंग क्या होते हैं? सर जो ट्रांजैक्शन हमने किए हैं विद द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट या प्रॉफिट, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। सर जिनके होने से बीओपी डेफिसिट या सरप्लस होता है वो होते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। लेकिन सर जो आइटम या जो ट्रांजैक्शन एंटर किया जाए फॉर मेकिंग द इम्बैलेंस ऑफ बीओपी इन बैलेंस, कल को हम इक्विलिब्रियम लाने के लिए जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो होते हैं accommodating item, ये होते हैं below the line, और जबकि ऑटोनोमस होते हैं above the line। बोलो चलता क्या? अब एक कॉन्सेप्ट आता है सर BOT एंड BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब समझिएगा सर, जब मैं केवल और केवल बात करूं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, ओनली गुड्स, सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं केवल और केवल जब बात करूं विजिबल आइटम्स की, विजिबल ट्रेड की, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सर कंप्राइजेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। बीओपी इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर एंटर्ड बिटवीन रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बीओपी वाइडर है, जबकि बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड comprises of only those items, only those transaction, वो भी कौन से? import and export of goods only। इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनविजिबल आइटम रिकॉर्ड नहीं होते हैं, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है सर बीओपी में एंड बीओटी में। 3 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं कि सर राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। अब जब भी डिफरेंसेस आते हैं बेटा, मेक श्योर कि आप उसको टेबल फॉर्म में ही प्रेजेंट करें, और मैंने इसके लिए नीचे टेबल बेटा बना रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीओपी बीओटी की टेबल मिल जाएगी सर, एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस की मिल जाएगी सर, कैपिटल और करंट की मिल जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी में डिफरेंसेस यही बनते हैं। और जब भी डिफरेंसेस आए, आपने कभी पैराग्राफ फॉर्म में नहीं करना है, आपको ऑलवेज लिखना है टेबल के फॉर्म में। तो बीओटी क्या रिकॉर्ड करेगा? ट्रांजैक्शन, वो भी कौन से? विजिबल, वो भी गुड्स के। क्या इसमें सर्विसेज आएंगी? सर्विसेज कहां पर आती हैं? सर बीओपी में। तो बीओपी इज अ वाइडर टर्म, वो गुड्स भी अपने अंदर रिकॉर्ड करता है और सर्विसेज भी, जबकि बीओटी इज अ नैरो, क्योंकि वो अपने अंदर केवल और केवल गुड्स के ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेगा, वो सर्विसेज को रिकॉर्ड नहीं करता है। बोलो चलेगा? पक्का? क्या कोई दिक्कत? आगे आ जाते हैं साहब। ये देखिए साहब, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड की टेबल, आप इसको एक बार आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करना क्यों जरूरी है? देखो जरूरी तो नहीं है, आप ऐसा मत समझो कि जरूरी है, क्योंकि आप जब भी बनाते हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल ही आएगा। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट, लेकिन सर अल्टीमेटली हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू क्या देख रहे हैं? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और उसका हमने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है, तो हम अपने रिजर्व को क्या कर देंगे? उतने अमाउंट से एडजस्ट कर देंगे। जैसे एडजस्ट किया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा।
ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अल्टीमेटली कितना है। तो रिजर्व कैसे देखोगे सर? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ना मेरे पास 100 रुपए हैं और माइनस में 20 रुपए पड़े हैं। इससे अच्छा क्या बोल दो कि सर 80 रुपए हैं। अरे यही तो बोल दोगे ना। ऐसा बोलते हो कि सर 100 रुपए तो मेरे पास हैं और 20 रुपए माइनस में है। ऐसा बोलना मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। तो आप इससे अच्छा क्या बोल दो सर कि 100 टोटल थे, 20 माइनस में थे, तो मेरे पास अल्टीमेटली कितना है 80। आपने क्या कर दिया, 20 को कर दिया एडजस्ट, तो बीओपी क्या बन गया, बैलेंस। यस सर, बिल्कुल सही पहुंचे कि जो एडजस्ट किया वही क्या है, एकोमोडेटिंग आइटम है। इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट गुड्स और सर्विसेज का, इसका क्या पर्पस, प्रॉफिट कमाना था। ये तो केवल और केवल क्या है, बैलेंस करना था। वाह बढ़िया समझ रहे हो, संडे को भी दिमाग चलता है मतलब। ये देखो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग आइटम, डिफरेंसेस ये आ सकते हैं, तो एक बार आप ये देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पीडीएफ बेटा बड़ी हो जाती है तो वो आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आपको वहां ये पीडीएफ मिल जाएगी। जी साहब। हाँ नहीं, मैक्सिमाइज नहीं होता है ऐसा अपन बोले, क्योंकि मैक्सिमाइज जरूरी थोड़ी कि हर ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट ही होगा। हम ऐसा बोल रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन जिनको करने का पर्पस है प्रॉफिट कमाना, वो सारे ट्रांजैक्शन कहलाते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। पर्पस, अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट ही हो, कल को हो सकता लॉस हो जाए। नहीं बेटा यही तो गलत है ना, सरप्लस डेफिसिट तो टोटलिटी ऑफ इनफ्लो एंड टोटलिटी ऑफ आउटफ्लो से आएगा। कल को मैंने साल भर में इंपोर्ट ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट कम कर लिया, तो फिर तो अब आप सारे ट्रांजैक्शन उठाकर देखो एक्सपोर्ट की, मुझे सारों में प्रॉफिट हुआ, क्या इसका मतलब ये कि सरप्लस आएगा? नहीं, सरप्लस तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से निकलेगा। गेटिंग दी कॉन्सेप्ट ना। चले साहब, सो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये चैप्टर हो गया है समाप्त। चलेगा, सो ये चैप्टर बेटा हो गया खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार अगर क्विक रिवीजन करें कि क्या क्या चीजें पढ़ी, तो एक तो बीओपी क्या मतलब होता है वो पढ़ा, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं वो पढ़ा, करंट अकाउंट कैपिटल में क्या क्या आता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं वो पढ़े, फिर हमने इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सर बीओपी और बीओटी, और अभी कुछ और डिफरेंसेस जिसमें सबसे बढ़िया था अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनॉमस आइटम्स। बोलो चलेगा? आई होप ये आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलेगा पक्का? जी सर। सर कैपिटल अकाउंट का बता दें एक बार। सर आप समझे ना, करंट अकाउंट में क्या हो रहा है, देयर इज अ फिजिकल मूवमेंट। अरे चलेगा ना, गुड्स का फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, सर्विसेज ट्रांसफर हो रही हैं, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। लेकिन कैपिटल अकाउंट में सर केवल और केवल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने फॉरेन में कोई घर खरीद लिया, अब वो घर उठा के मैं इंडिया नहीं ले आऊंगा कि चलो भाई ला दो, है सर वो तो वही है, लेकिन क्या हुआ, कल को किसी और की जो ऑनरशिप थी अब वो किसकी हो गई। तो जब आप देखना कि अगर किसी में ऑनरशिप ऑफ असेट्स चेंज हो रही हो विदाउट फिजिकल मूवमेंट, तो वो आइटम्स कहलाते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट आइटम्स। बोलो चलेगा पक्का? सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चले चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टेलीग्राम लिंक भी हम चैनल में डाल देंगे, पीडीएफ भी कोशिश करेंगे अगर वहां डल जाएगी, अदरवाइज आपको टेलीग्राम पे मैं दे ही दूंगा। चलेंगे? चलो साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।